27 जून 1981 को अली खामेनी, जो 1979 की क्रांति के बाद ईरान में एक धार्मिक नेता और उभरती हुई राजनीतिक शख्सियत थे, तेहरान के अबूजर मस्जिद गए। मस्जिद के अंदर एक हमलावर जो पत्रकार बनकर आया था, उसने उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा। 1 मिनट बाद बम फट गया, जिससे खामेनी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कुछ चोटें हमेशा के लिए रह गई। अपनी मौत के बहुत करीब होने के बावजूद खामेनी बाद में ईरान के सर्वोच्च नेता बने। लेकिन सवाल यह है कि खामेनी की हत्या की कोशिश किसने की थी और यह हमला कैसे हुआ? 1989 से ईरान का नेतृत्व करने वाले आदमी की सोच को क्या आकार देता है? ये है अली खामेनी की कहानी, ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता। इतिहास में आयतुल्लाह अली खामेनी के नाम से जाने जाने वाले ये शख्स 17 जुलाई 1939 को माशहद शहर में पैदा हुआ था, जो खोरासान प्रांत में है, ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में। उस वक्त ईरान को इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान कहा जाता था, जो आज के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से अलग था। खामेनी की सही जन्म तिथि को लेकर विवाद है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1939 है। उनके पिता जावेद खमेनी थे, जो एक शिया धार्मिक नेता थे और ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित ईस्ट अजरबैजान प्रांत के खमाने गांव में पैदा हुए थे। उनका परिवार इसी गांव के नाम से जाना जाता है। जावेद ईरानी अजरबी जातीयता के थे, यानी वे और उनके बेटे दोनों अजरबी हैं। ये जातीय समूह ईरान के अंदर एक बड़ी अल्पसंख्यक है, लेकिन अजरबैजान के उत्तर में ये ज्यादा प्रभावशाली है। जातीय अजरबी ईरान में फारसी बहुलता के बाद सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ज्यादा बसते हैं। उन्होंने इराक के नजफ में शिया विद्वान के रूप में पढ़ाई की। इमाम अली के मकबरे का घर, जो शिया इस्लाम में सबसे पवित्र स्थान है, जवाद माशताद चला गया, जो इस इस्लामी शाखा के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। वही उसने खदीजे मिर्दामादी से मुलाकात की, जिससे उसने दूसरी पत्नी के तौर पर शादी की। कुल मिलाकर उसके 8 बच्चे थे। अली के कई भाई बहन ईरानी समाज में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन कभी कभी इससे अली के साथ टकराव भी हुआ, जो 1989 से देश के सुप्रीम लीडर हैं। उदाहरण के तौर पर उसका छोटा भाई हादी एक मौलवी है, जो ईरानी संसद मजलिस का सदस्य भी रह चुका है 2000 से 2004 के बीच। हादी उस सुधारवादी संगठन एसोसिएशन ऑफ कॉम्बैटेंट क्लेरिक्स का भी सदस्य था। यह संगठन उस वक्त सुप्रीम लीडर की ताकत कम करने की बात कर रहा था, साथ ही उन मुल्लाओं और मस्जिद के नेताओं की भी ताकत कम करने की जो उसके आसपास थे। अली की पढ़ाई बचपन में ही माशहद में शुरू हो गई थी। ये काफी हद तक उसके पिता की इच्छा से था, जो खुद एक मुज्तहिद बने, यानी ऐसे विद्वान जो धार्मिक कानून की इतनी अच्छी समझ रखते थे कि खुद उसका सही अर्थ निकाल सके। उसी वक्त जावेद खमेनी कभी कभी मशहद में नहीं रहते थे और कभी कभी इराक के नजफ लौट जाते थे। परिवार मशहद में सादगी भरा जीवन जीता था। उनके पास ज्यादा दौलत या आलीशान चीजें नहीं थी, लेकिन जावेद के एक सम्मानित धार्मिक पंडित होने की वजह से उन्हें समुदाय में काफी इज्जत दी जाती थी। वे अक्सर शुक्रवार की नमाज पढ़वाते और स्थानीय नेताओं से सलाह मशविरा करते थे। उसी तरह अली की मां अच्छी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने उसे फारसी इतिहास, कला और साहित्य के बारे में सिखाया। खमेनी ने बाद में अपने बचपन की सादगी भरी जिंदगी पर जोर दिया है। दावा किया जा रहा है कि परिवार एक कमरे के घर में रहता था, जहां तहखाने के अलावा कुछ खास नहीं था और उनका मुख्य भोजन रोटी, खजूर और किशमिश था। शायद ये उनकी साधारण जिंदगी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। खामेनी की जिंदगी उनके जन्म से पहले ही देश की राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित थी। ईरान, जिसे इतिहास में पर्शिया के नाम से जाना जाता था, उन कम देशों में से एक था जो 19वीं सदी में उपनिवेश नहीं बने। इसलिए ईरान अफ्रीका और एशिया के कुछ चुनिंदा देशों के साथ, जैसे अबिसिनिया या इथियोपिया और लाइबेरिया, एक अलग स्थिति में है, जैसे जापान, चीन
और सियाम जैसे देश एशिया में हैं। फारस की एक लंबी और गर्वशाली इतिहास रही है, जहां से प्राचीन काल से मध्य एशिया के इस हिस्से में कई साम्राज्य उभरे हैं। 16वीं से 18वीं सदी के बीच ये क्षेत्र की ताकत थी, जिसने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के और आगे पूर्व की ओर विस्तार को रोका। ये सब सफाविद वंश के तहत हुआ। 18वीं सदी के अंत में काजर वंश सत्ता में आया। काजर शासक 12वीं शिया इस्लाम के अनुयायी थे, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है और मानती है कि इस्लामिक धर्म के पैगंबर मोहम्मद के बाद 12 वैध इमाम या नेता माने जाते हैं, जिनकी शुरुआत उनके दामाद अली से होती है और अंत होता है मोहम्मद अल महदी पर, जो कि ईसाई विश्वास में मसीह के दूसरे आगमन की तरह एक दिन फिर से प्रकट होंगे और इस्लाम धर्म को पुनर्जीवित करेंगे। काजर वंश का 12वीं शिया धर्म के प्रति निष्ठावान होना ईरानी क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने खमेनी के आधुनिक समय में ईरान के सर्वोच्च नेता बनने के मार्ग को प्रशस्त किया। काजर शासक तकनीकी रूप से 1925 तक शासन करते रहे, लेकिन असल में 1921 में ही मध्य पूर्व में स्थिति बदल चुकी थी। पहली विश्व युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसी साल ईरान में एक सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसे एक सैन्य अधिकारी रजा शाह पहलवी ने नेतृत्व दिया था। उसने 1925 में पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लिया और पहलवी राजवंश की स्थापना की, जो कि ज्यादा सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष सोच वाला राजघराना था। लेकिन खुद उसे 1941 में दूसरी विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं ने हटा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान नाजी जर्मनी के साथ गठबंधन कर सकता है। उसके 21 साल के बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को सिंहासन पर बैठा दिया गया। हालांकि युद्ध के दौरान ईरान पर गठबंधन देशों की कड़ी नजर रहती थी। 1945 के बाद उसने अपने दम पर शासन करना शुरू किया। उसका लगभग 4 दशकों का शासनकाल एक अजीब सा मिश्रण था, जहां एक तरफ तानाशाही थी और दूसरी तरफ कुछ हद तक उदारता भी। इस दौरान ईरान मध्य पूर्व के उन कुछ देशों में से एक था जहां धार्मिक माहौल काफी खुला था, लेकिन शाह की गुप्त पुलिस सावाक ने बड़े पैमाने पर निगरानी, दमन और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ यातनाओं का सिस्टम चलाया। शाह की सरकार धार्मिक आंदोलनों पर कड़ी नजर रखना चाहती थी, जिन्हें वो खतरा समझती थी। शाह के सेक्युलर शासन को चुनौती देना। इसके बावजूद ईरान में कई धार्मिक स्कूल थे जो सख्त और रूढ़िवादी नियमों पर चलते थे, और शाह के शासन के दौरान भी ईरान एक गहरी धार्मिक समाज बना रहा। खामनेई का शुरुआती जीवन भी इसे दर्शाता है। 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने मशहद में प्रमुख धार्मिक विद्वानों जैसे आयतुल्लाह शेख हाशिम क़ज़वानी के तहत पढ़ाई शुरू की। ये शहर अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ 12 इमामों में से 8वें इमाम अली इब्न मूसा की कब्र है। मशहद में अली के पिता के अलावा भी कई शिया विद्वान और आयतुल्लाह रहते थे। आयतुल्लाह 12वीं शिया इस्लाम में एक उच्च पद के धार्मिक नेता या विद्वान के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है। माशदाद से खामेनी ने थोड़े समय के लिए इराक के शहर नजफ में पढ़ाई करने के लिए सीमा पार की, जो अली की कब्रगाह है, जो शिया इस्लाम के पहले इमाम थे। अली की पैतृक जगह होने के कारण नजफ शिया मुसलमानों के लिए दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। वहां थोड़े समय बाद खामेनी वापस ईरान आए और कोम शहर में बस गए। यही उन्होंने 1957 में आयतुल्लाह खोमेनी के अधीन पढ़ाई शुरू की, जो कि करीब 20 साल बाद वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए। 1957 तक खोमेनी पहले से ही शाह के शासन के एक प्रमुख विरोधी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। खामेनी की जिंदगी पर 1963 के घटनाओं का बहुत असर पड़ा। उस साल की शुरुआत में शाह ने एक पॉलिसी प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद ईरान को पश्चिमी ढंग से आधुनिक बनाना और उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था।
व्हाइट रिवॉल्यूशन नामक इस योजना का एक अहम हिस्सा था ईरान में जमीन के बंटवारे की व्यवस्था में सुधार करना। इससे पारंपरिक फारसी ढांचे को खतरा पहुंचने वाला था। समाज में और खासकर धार्मिक वर्ग के अंदर विरोध पैदा हो गया। इसी बीच आयतोल्लाह खोमैनी शाह की सरकार के खिलाफ पहले से भी ज्यादा जोरदार आवाज उठाने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे जून 1963 में पूरे देश में प्रदर्शन हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। आयतोल्लाह ने शाह और उसके पश्चिमी सहयोगियों, खासकर अमेरिका के असर की लगातार निंदा की। इसके कारण शाह ने फैसला किया कि खोमैनी की धमकी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बस ईरान से बाहर निकालने के लिए 1964 में खोमैनी को निर्वासन में भेज दिया गया। उन्होंने ईरान के बाहर 14 साल से ज्यादा समय बिताया, पहले थोड़े समय के लिए तुर्की में, फिर ज्यादातर इराक में। 1970 के अंत में वो कुछ महीनों के लिए फ्रांस में भी रहे। इराक में वो शाह के खिलाफ विदेशी विरोध का केंद्र बन गए और इसके चलते अन्य विरोधी भी उनके साथ वहां निर्वासन में शामिल हो गए। खमनेई उनमें से नहीं थे। हालांकि वो अपने पूर्व शिक्षक और उनके राजनीतिक विचारों के कट्टर समर्थक थे। अली ईरान में ही रहे। उन्होंने कौम भी छोड़ दी और अपने बूढ़े पिता की देखभाल के लिए अपने जन्म स्थान माशद लौट आए, जो उनकी एक आंख बाहरी हो गई थी। ये बाद के घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि खामेनी ने कभी कोम या तेहरान में पूरी धार्मिक पढ़ाई पूरी नहीं की। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक पढ़ाई बाद में इस देश के सर्वोच्च नेता बनने के लिए जरूरी मानी गई। खामेनी ने शाह के शासन के खिलाफ ईरान में धार्मिक विरोध में 1963 के व्हाइट रिवॉल्यूशन और 1970 के दशक के अंत की ईरानी क्रांति के बीच एक अहम भूमिका निभानी शुरू की। 1967 में उन्होंने मिस्र के धार्मिक विद्वान द्वारा लिखी गई किताब द फ्यूचर इन इस्लामिक लैंड्स का अनुवाद करने में मदद की। सैयद कुतुब, अरबी से फारसी में अनुवादित। कुतुब का मुसलमान ब्रदरहुड और अलकायदा जैसे समूहों के बाद के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी किताब में धार्मिक क्रांति की बात की गई थी ताकि मध्य पूर्व के सेक्युलर ताकतों जैसे शाह की सरकार को हटाया जा सके। खामेनी ने भी इस अनुवाद के लिए एक प्रस्तावना लिखी, जिसमें साफ साफ कहा गया था, भविष्य इस्लाम का है। इस किताब के प्रकाशन को शाह की गुप्त पुलिस सवाक ने काफी हद तक रोक दिया था। ये उस दौर की शुरुआत थी जब खामेनी को कई बार गिरफ्तार किया गया और महीनों तक जेल में रखा गया। इन गिरफ्तारियों के बीच वो देश भर में घूमता रहा और भाषण देता रहा, जिसमें उसने शाह की जमकर आलोचना की। उसकी सबसे लंबी गिरफ्तारी 1975 में हुई, जब उसे जनवरी से अगस्त तक तेहरान में रखा गया था। इस दौरान उसे ज्यादातर एकांत कारावास में रखा गया और उसके परिवार को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 1977 में उसने एसोसिएशन ऑफ कॉम्बैटेंट क्लर्जी की स्थापना की, जो नाम से ही साफ था कि ये एक धार्मिक समूह था जो शासन के खिलाफ था। खामनेई का पारिवारिक जीवन इन सालों में काफी साधारण था। 1964 में कोम से माशदाद लौटने के बाद उन्होंने अपनी एकमात्र पत्नी मंसूरे खोजस्ते बाघेरजादे से शादी की। उनके ईरानी समाज में बाद की स्थिति के बावजूद उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। उदाहरण के तौर पर उनकी कोई तस्वीरें नहीं हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कैसी दिखती है। एक बार दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने अपने पति के शाह सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने की संभावना पर बात की थी। मंसूरे ने कहा था कि वो अपने पति के मिशन से सहमत थी। उनका खुद का रोल था कि वो उनके बार बार जेल जाने के दौरान घर में स्थिरता बनाए रखें। उनके 6 बच्चे थे, 4 बेटे मुस्तफा, मोस्ताबा, मसूद और मेसम और 2 बेटियां होदा और बोशरा। परिवार ने ईरानी क्रांति और खमनी के सत्ता में आने के बाद भी काफी साधारण जीवन बिताया। कहा जाता है कि खमनेई कुछ मामलों में अपने समकालीन धार्मिक नेताओं
जैसे आयतुल्लाह खुमैनी से ज्यादा खुले विचारों वाले थे। उदाहरण के तौर पर अली, वो पश्चिमी किताबें पढ़ता था, जैसे कि अमेरिकी लेखक जॉन स्टीनबेक की रचनाएं। इसका मतलब यह नहीं कि वो पश्चिमी संस्कृति को मंजूर करता था, लेकिन ये दिखाता है कि उसे औसत अमेरिकी और पश्चिमी सोच को समझने की गहरी इच्छा थी, जो आयतुल्लाह की सोच से अलग थी। कई पश्चिमी किताबें जो खमनेई ने पढ़ी, उन्होंने उसके पश्चिमी संस्कृति के प्रति आलोचनात्मक नजरिए को और भी बढ़ा दिया। 1977 तक जब खमनेई ने कॉम्बैटेंट क्लर्जी एसोसिएशन की स्थापना में योगदान दिया, तब ईरान का राजनीतिक माहौल था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शाह और उसकी गुप्त पुलिस के विरोध को दबाने के तमाम कोशिशों के बावजूद शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी और जनता में असंतोष के प्रदर्शन भी बढ़ रहे थे। 1978 में विरोध तेज हो गया था, जिसमें दंगों और पुलिस के कड़े दमन की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। एक बड़ा हादसा 19 अगस्त 1978 को सिनेमाघर रेक्स की आग लगने का था, जब अबादान शहर में एक सिनेमाघर को बंद कर उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 400 से ज्यादा लोग जलकर मारे गए। इसके पीछे शायद इस्लामी आतंकवादी थे, लेकिन शाह की सरकार भी इसमें शामिल थी। उस वक्त उस पर दोष लगाया गया था। ये बात साफ दिखाती थी कि सरकार कितनी कमजोर हो चुकी थी, जब उसने सद्दाम हुसैन की सरकार पर दबाव डाला ताकि आयतुल्लाह खोमेनी को इराक से बाहर कर दिया जाए। ये बात साफ हो गई थी कि शाह की सरकार को पड़ोसी देश में खोमेनी की मौजूदगी से डर लग रहा था। खोमेनी फ्रांस चले गए, जबकि 1978 के आखिरी महीनों में ईरान में प्रदर्शन तेज हो रहे थे। जनवरी 1979 में ईरानी क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई, जब सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारी तेहरान और दूसरे शहरों की सड़कों पर उतर आए। इसी बीच शाह की सेहत काफी खराब हो गई थी। इनकार करते हुए 16 जनवरी 1979 को ईरान से भाग गया। उस वक्त इस्लामी क्रांतिकारी परिषद एक 13 सदस्यीय संस्था के रूप में बन चुकी थी, जो शाह की सरकार गिरने के बाद इस्लामी शासन के संक्रमण की देखरेख कर रही थी। इसके काम छुपा छुपाए होते थे। हालांकि 1980 में यह पता चला कि खमनेई इस परिषद के सदस्य थे। ये खुलासा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और इसने उनकी क्रांति के नेताओं में से एक के रूप में उभरने को दर्शाया। शाह के फरार होने के ठीक 2 हफ्ते बाद आयतुल्लाह 1 फरवरी को फ्रांस से तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। फरवरी, अगले 10 दिनों में जो कुछ भी उस सेक्युलर सरकार का बचा था, जिसने 1920 के दशक से ईरान पर शासन किया था, वो ढह गया। 11 फरवरी को आज आमतौर पर ईरानी क्रांति के खत्म होने के तौर पर मनाया जाता है, जो आयतुल्लाह के देश वापसी के 10 दिन बाद हुआ था। ईरानी क्रांति शाह की सरकार को गिराने में सफल रही थी, लेकिन ये सवाल कि उसकी जगह किस तरह की वैकल्पिक सरकार बनेगी उतना आसान नहीं था जितना अक्सर समझा जाता है। पहलवी वंश के खिलाफ विरोध एक एकजुट इस्लामी आंदोलन नहीं था। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जो बाहर से थे और अली खमनेई जैसे धार्मिक नेताओं के द्वारा अंदर से विरोध किया जा रहा था। शाह के खिलाफ विरोध में सिर्फ ये लोग नहीं थे, बल्कि शिया, धर्मगुरु, अन्य इस्लामी समूह, कुछ ज्यादा सेक्युलर सोच वाले राजनेता और यहां तक कि सोवियत यूनियन से जुड़े लेफ्ट विंग संगठन भी थे, जो उस वक्त के ठंडे युद्ध के माहौल में शामिल थे। 1979 के पूरे साल इन अलग अलग समूहों के बीच खींचतान चलती रही कि आखिर किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था लागू की जाएगी। कई लोग थे जो शाह के समय वाली सेक्युलर समाज की तरह व्यवस्था जारी रखना चाहते थे। शाह को हटाकर पश्चिमी शैली की लोकतंत्र बनाई गई थी, लेकिन 1979 के दौरान प्रजातंत्र समर्थक और मध्यमपंथी इस्लामी समूह हार गए, क्योंकि आयतुल्लाह और धर्मगुरुओं ने देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दिसंबर 1979 में खोमेनी को नए बनाए गए इस्लामी गणराज्य ईरान का पहला सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। नई सरकार में कुछ लोकतांत्रिक तत्व थे, लेकिन असल में ये एक धर्म राज्य बन गई। आयतुल्लाह की तस्वीर अब पूरे तेहरान
और अन्य बड़े शहरों में नजर आने लगी। 1980 के दशक में शहरों में ये सब हुआ। खमनेई इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे। उन्होंने इस्लामी रिपब्लिकन पार्टी बनाने में भी मदद की, जो उस वक्त की सरकार की आधिकारिक पार्टी थी और 1987 तक देश की राजनीति पर कब्जा जमाए रही। उन्हें ईरानी सेना और सुरक्षा बलों से उन अफसरों को हटाने की जिम्मेदारी भी मिली जो अभी भी शाह के शासन के प्रति वफादार थे। खमनेई की जान नए इस्लामी गणराज्य के इतिहास में शुरुआत में ही एक घटना में बची, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 27 जून 1981 को वो पहुंचे थे। तेहरान के अबूजर मस्जिद में मस्जिद की जमात से बात करने गए। खामनेई की नई संसद के सदस्य और राजधानी में शुक्रवार की नमाज के इमाम होने की वजह से वो इस्लामी शासन के एक उभरते हुए प्रमुख सदस्य बन गए थे। इसी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर थे। सरकार 1980 के शुरुआती सालों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। उसे कई तरह की काउंटर रिवोल्यूशनरी ताकतों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें पालवी राजवंश के समर्थक, सोवियत यूनियन की मदद से चलने वाले मार्क्सवादी समूह जैसे कि पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान शामिल थे और साथ ही फोरकान ग्रुप भी था। ये कट्टर धार्मिक समूह था जो ईरानी समाज की सामाजिक स्थिति को लेकर सोचता था और नए शासन से जुड़ी अमीर ईरानी व्यापारियों का विरोध करता था। फोरकान ग्रुप उस धार्मिक व्यवस्था को भी खत्म करना चाहता था जिसने खुमैनी और अली खामेनी जैसे लोगों के हाथों में बहुत ताकत दे रखी थी। उस दिन तेहरान के अबूजर मस्जिद में फोरकान ग्रुप का एक सदस्य, जो खुद को पत्रकार बनाकर छुपा था, खामेनी के सामने एक टेप रिकॉर्डर रख दिया ताकि वो जो जवाब दे उसे रिकॉर्ड कर सके। लगभग 1 मिनट बाद ही वो डिवाइस चालू हो गया। एक सीटी जैसी आवाज आई, फिर वो फट गया। बाद में उस डिवाइस के अवशेषों में एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, फोरकान ग्रुप की तरफ से एक तोहफा। खामेनी उस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे बच गए, लेकिन धमाके के असर से उनके दाहिने हाथ की नसें बहुत खराब हो गई, जो तब से लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। उनकी गर्दन भी चोटिल हुई थी और उनके स्वरयंत्र को भी स्थायी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से जब खामेनी शुक्रवार की नमाज में या राष्ट्र के सामने भाषण देते हैं, तब उनकी आवाज में ये फर्क महसूस होता है। वो काफी नरम अंदाज में बोलते हैं। उनके वोकल कॉर्ड्स 1981 में हुए हत्या के प्रयास से पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो पाए। उस हमले में उन्हें काफी चोटें आई। फिर भी खामनेई ने बहुत जल्दी के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। उस हमले से सिर्फ 6 दिन पहले ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सादर को, जो कि क्रांति के बाद बने थे, आयतुल्लाह के कहने पर पद से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बानी सादर को सरकार में ज्यादा सेक्युलर लाइन अपनाने वाला माना जा रहा था। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बना ईरान के दूसरे राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई को 30 अगस्त 1981 को उनके पद संभालने के कुछ ही हफ्तों बाद एक बम विस्फोट में हत्या कर दिया गया था, जिसमें माना जाता है कि पीपल्स मुजाहिदीन ने इस साजिश रची थी। इसके बाद नई राष्ट्रपति चुनाव फिर से 2 अक्टूबर 1981 को कराए गए। हालांकि खमनेई अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, फिर भी उनका नाम चुनावी सूची में था। यह समझना जरूरी है कि इस्लामिक रिपब्लिक में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं, और आज भी होते हैं। चुनावों को इस तरह बताया जाता है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष है, बशर्ते मतदाता वोट डाल सकें। उनके वोट जो भी ज्यादातर लोग चुनते हैं वही राष्ट्रपति बनता है, लेकिन जो उम्मीदवार बैलेट पे आते हैं उन्हें सुप्रीम लीडर और देश के धर्म गुरुओं की मंजूरी जरूरी होती है। इसमें कुछ हद तक चुनाव का तत्व होता है और ईरान की सरकार में थोड़ी लोकतांत्रिक झलक मिलती है, जैसे कि सऊदी अरब जैसी पूरी तरह से तानाशाही सरकार के मुकाबले। खामेनी ने भारी बहुमत से चुनाव जीतकर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने जो क्रांति के बाद थे। खामेनी ने 1989 तक 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर सेवा की। इस पूरे समय के दौरान देश की राजनीति
और जीवन पर छाया हुआ सबसे बड़ा मुद्दा था पड़ोसी इराक के साथ युद्ध, जो उसके पद संभालते ही पहले से ही चल रहा था। उस देश के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला किया था, क्योंकि उसे डर था कि ईरान की क्रांति उसके देश में भी फैल सकती है। सद्दाम एक सुन्नी मुस्लिम शासक था, जबकि उसके देश की आबादी ज्यादातर शिया मुस्लिम थी। हुसैन को अमेरिका की आधुनिक हथियारों का समर्थन मिला था और वो उम्मीद करता था कि ये लड़ाई तेज और छोटी होगी। लेकिन उसकी शुरुआती हमला नाकाम रहा और 1981 से ज्यादातर लड़ाई इराक की जमीन पर ही हुई। ये बन गया एक लगभग 8 साल तक चली बेहद कड़वी जंग, जिसमें अनुमान के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और जिसमें रासायनिक हथियारों का भी व्यापक इस्तेमाल हुआ। जब सद्दाम हुसैन को एहसास हुआ कि उसने ईरान पर हमला करके रणनीतिक गलती की है और ईरान, जिसकी आबादी और संसाधन कहीं ज्यादा थे, लंबे संघर्ष में शायद जीत जाएगा, तो उसने 1982 में युद्ध विराम और शांति वार्ता के लिए अनुरोध किया। खामेनेई जाहिर तौर पर उन वरिष्ठ ईरानी राजनेताओं और मौलवियों में से थे जो शांति के पक्ष में थे, और उन्होंने खुद को एक मध्यम मार्ग अपनाने वाले के रूप में साबित किया। युद्ध प्रयास। हालांकि खामेनी और उनके सहयोगियों को इस मामले में टाल दिया गया। इसके बाद के वर्षों में कई बार उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर फ्रंट का दौरा किया। देश में उन्होंने दंडात्मक अदालतों और विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई की निगरानी की, क्योंकि शासन ने देश पर अपनी धार्मिक शासन शैली थोपनी जारी रखी। 1985 में उन्होंने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए 87% भारी बहुमत से जीत हासिल की। जब आयतुल्लाह खोमैनी 1979 में 14 साल निर्वासन के बाद ईरान लौटे, तब वे पहले ही 70 के दशक के अंत में थे। हालांकि उनकी जन्म तिथि विवादित है। इसका मतलब है कि उनका पहला कार्यकाल ईरान के सर्वोच्च नेता की सत्ता हमेशा सीमित रहने वाली थी। आखिरकार उन्होंने 1 दशक तक सत्ता संभाली और 3 जून 1989 को अपनी लगभग 90वीं सालगिरह के करीब मौत हो गई। 1986 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी, जिससे तेहरान में उत्तराधिकारी को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। मौलवियों को सबसे ज्यादा डर था कि उनके जाने के बाद लंबा समय उलझन और अनिर्णय की स्थिति बनेगी। इससे शासन कमजोर और अस्थिर दिखेगा। फिर भी प्रमुख मौलवियों और राजनीतिक हस्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी राजनीतिक और धार्मिक पकड़ के बराबर हो। खुमैनी जितना वजनदार नहीं था। इसलिए जब से 1983 में कई लोगों को संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर नामित किया जा रहा था, तब तक भी जब आयतुल्लाह आखिरकार गर्मियों 1989 में मर गए, तब तक कोई साफ उत्तराधिकार योजना नहीं थी। विशेषज्ञों की सभा, जो गार्डियन काउंसिल का एक व्यापक रूप है और ज्यादातर निर्वाचित नहीं है, जो असल में ईरान पर शासन करती है, आयतुल्लाह के मरने के अगले दिन ही उत्तराधिकार के मुद्दे पर फैसला करने के लिए मिली। ये सोच कि नया सर्वोच्च नेता नहीं होगा और उसकी जगह एक ज्यादा सम्मिलित काउंसिलर सरकार बनी जाएगी थी, इसे खारिज कर दिया गया। इसके बजाय एक संभावित उत्तराधिकारी पर वोटिंग हुई। हालांकि खामेनेई कोई प्राकृतिक नेता नहीं थे और उन्हें काउंसिल के व्यापक वर्ग ने भी खास समर्थन नहीं दिया था। फिर भी खामेनी समझौते के उम्मीदवार के रूप में उभरे। एक बिना प्रमाण के दावा भी फैलाया गया कि आयतुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में खुद संकेत दिया था कि खामेनेई उनके बाद नेता बने। इसलिए अंतिम वोट में खामेनेई को 60 वोट के मुकाबले 14 वोटों से ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर के रूप में चुना गया। तब उनकी उम्र 50 साल थी। ये एक अहम फैसला था। खामेनी की धार्मिक पढ़ाई 1960 के दशक में अधूरी रह गई थी, जब वो माशद लौटे थे, और जैसा कि बताया गया, कई लोग उन्हें सुप्रीम लीडर की भूमिका के लिए बहुत कम योग्य मानते थे। खामेनी उस वक्त सत्ता में आए जब मध्य पूर्व में हालात काफी अस्थिर थे। इराक से युद्ध अगस्त 1988 में खत्म हुआ था। इसके बाद
सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर्ज के खिलाफ उत्तर इराक में चल रहे लगभग नरसंहार जैसी साजिश को बढ़ाने में लगाया और बड़ी गलतफहमी के साथ इराक पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। छोटा दक्षिणी पड़ोसी कुवैत अगस्त 1990 में, हालांकि अमेरिका पहले इराक के साथ साथ ईरान के खिलाफ एक क्षेत्रीय साथी के रूप में सद्दाम का समर्थन करता था, लेकिन इराक द्वारा कुवैत पर हमला करने पर अमेरिका ने कुवैत के पड़ोसियों की सैन्य मदद की और इराक के खिलाफ अरब देशों का एक बड़ा गठबंधन बनाया। अमेरिका की इस कार्रवाई को पहली खाड़ी युद्ध कहा गया, जहां अमेरिका की तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया ने कुवैत को आजाद कराया और इराकी सेना को पूरी तरह पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति जॉर्ज एच बुश ने इराक में शासन परिवर्तन की कोशिश नहीं की और 1991 में युद्ध खत्म होने के बाद सद्दाम को सत्ता में ही छोड़ दिया। पश्चिम की तरफ लंबे समय से चल रहे लेबनानी गृह युद्ध, जो 1975 से चल रहा था, खामेनी के सुप्रीम लीडर बनने के कुछ महीनों के भीतर खत्म हो गया। सोवियत संघ ने भी ईरान के पूर्वी पड़ोसी अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन का समर्थन बंद कर दिया था। कम्युनिस्ट जल्द ही सत्ता से हटाए गए और अफगानिस्तान फिर गृह युद्ध में डूब गया, क्योंकि वे समूह जो कभी कम्युनिस्टों के खिलाफ साथ थे, अब अलग हो गए, एक दूसरे पर निर्भर। तालिबान आखिरकार वहां सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। ईरान की उत्तरी सीमाओं पर सोवियत संघ के 1990 और 1991 में टूटने के बाद अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान नए स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। इस तरह खामेनी के सर्वोच्च नेता बनने के शुरुआती वर्षों में ईरान के आसपास का व्यापक भूराजनीतिक हालात काफी अस्थिर था। इसका घरेलू राजनीति पर भी असर पड़ा, क्योंकि अफगान गृह युद्ध के कारण लाखों अफगान शरणार्थी ईरान और पाकिस्तान में दाखिल हो गए। इन बदलावों ने ईरान में अलगाववादी भावना को भी बढ़ावा दिया। अजरबैजानियों, कुर्दों और बलूचों जैसे समूह खामेनी के सुप्रीम लीडर बनने के शुरुआती दिनों की एक खास बात थी इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प्स का विस्तार। गार्ड कॉर्प्स को मई 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने एक तरह की आंतरिक धार्मिक सेना के रूप में स्थापित किया था। ईरानी सेना सामान्य राष्ट्रीय सेना की तरह काम करेगी, लेकिन गार्ड कॉर्प्स इस्लामी गणराज्य के भीतर धार्मिक क्रांति की रक्षा करेगा। इसका मतलब था कि इसके कई अलग अलग काम थे। उदाहरण के लिए, इस्लामी के संस्थापक गणराज्य को पता था कि पश्चिमी देश नए शासन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ईरान के पास बहुत बड़ा तेल भंडार है और वह उसे कंट्रोल करता है। चूंकि तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम है, इसलिए ईरानी शासन की कोई भी कार्रवाई पश्चिमी देशों की दखलंदाजी को बढ़ावा दे सकती थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तेल की उपलब्धता पर निर्भर थी। ये बात खासकर 1970 के दशक के अंत में सही थी, जब पूरी दुनिया 1973 के तेल संकट से गुजर रही थी। तब पेट्रोलियम की कीमतें अचानक इतनी बढ़ गई कि कभी वापस नहीं आई और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हुई। महंगाई और आर्थिक मंदी के कारण भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। गार्ड कॉर्प्स ने ईरान में ज्यादा लिबरल और सेक्युलर तत्वों के खिलाफ धार्मिक क्रांति को भी सुनिश्चित किया। खुमैनी के सुप्रीम लीडर के दौरान इसने ईरानी राजनीति और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खामेनी ने इसे और भी बढ़ाया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि गार्ड कॉर्प्स पूरी तरह से उनके प्रति वफादार रहे। वर्षों से आयातोला ने इस दूसरे राज्य सेना की पूरी कमांड संरचना को बारीकी से नियंत्रित किया, ताकि इसके शीर्ष कमांडरों की वफादारी बनी रहे। यहां तक कि मध्यम रैंक के अफसर भी खुद उनके द्वारा चुने जाते थे। राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल उनकी ताकत और प्रभाव को ईरानी समाज में बढ़ाने के लिए किया गया और गार्ड कॉर्प्स पहले सुप्रीम लीडर की तुलना में खामेनी के तहत ज्यादा सत्तावाद का हथियार बन गया। आज गार्ड कॉर्प्स के लगभग 1,25,000 सदस्य हैं, यानी लगभग हर 700 ईरानियों में से एक इसका हिस्सा है। विदेशों में खामेनी ने ईरानी तरीका अपनाते हुए मध्य पूर्व में इजरायली
और कुछ हद तक सुन्नी विरोधी एजेंट तैयार किए। इनमें सबसे प्रमुख था लेबनान का हिजबुल्लाह। यह संगठन 1975 में शुरू हुए लेबनानी गृह युद्ध का नतीजा है। ये युद्ध इस पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में मुख्य रूप से तब फटा जब 1970 से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी और लड़ाकू देश में आए। ये जॉर्डन के गृह युद्ध का भी परिणाम था, जहां से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को निकाला गया था। 1979 की ईरानी क्रांति से प्रेरित और फिर 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण से उत्साहित होकर हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1982 में दक्षिणी लेबनान के धर्मगुरुओं के बीच भी इसकी शुरुआत से ही ईरान के साथ संबंध थे, जहां ईरान इसे वित्तीय मदद और समर्थन देता रहा। 1992 में लेबनानी गृह युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद खमनेई ने इस समूह को लेबनानी चुनावों में हिस्सा लेने की मंजूरी दी। 1990 के दशक से ईरान लगातार इसके आतंकवादी कामों को फंड करता रहा है और हिजबुल्लाह को इस दौर में खमनेई द्वारा समर्थित सबसे ताकतवर क्षेत्रीय प्रॉक्सी माना जाता है। दूसरा बड़ा प्रॉक्सी जिसे खमनेई ने अपने सुप्रीम बनने के लगभग शुरू से ही समर्थन दिया है, लीडर है हमास। हमास एक इस्लामिक ग्रुप है जो 1987 में बनते ही गाजा पट्टी में सबसे ताकतवर फिलिस्तीनी संगठन बन गया। हमास सुन्नी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम नहीं, लेकिन फिर भी उसे ईरान का सपोर्ट मिलता है ताकि वो इजराइल की ताकत के खिलाफ एक हथियार बन सके। ईरान ही एकमात्र क्षेत्रीय समर्थक नहीं है, खासकर तर ने भी हमास को काफी सपोर्ट दिया है। खामेनी ने 1990 के दशक से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों का लगातार समर्थन किया है। ईरानी मदद की वजह से ये ग्रुप कई तरह की लड़ाइयां लड़ पाए हैं। इसराइल के साथ टकराव खासकर 2000 के दशक में काफी बढ़ गए, लेकिन इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग और ताकत देने में ईरान की भूमिका असल में हाल के वक्त में ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात बनी है। खामेनी के सत्ता में आने के बाद ईरान की नीतियों का एक और विवादास्पद पहलू उसका परमाणु कार्यक्रम है। आमतौर पर जो कहा जाता है उससे उलट ईरान का परमाणु कार्यक्रम असल में ईरानी क्रांति से पहले शुरू हुआ था। 1957 में शाह की सरकार ने अमेरिका सरकार की सक्रिय मदद से परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू किया था। 10 साल बाद सरकार ने राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने अपने मध्य पूर्वी साथी को तेहरान में बन रहे नाभिकीय रिएक्टर के लिए 5.25 किलो समृद्ध यूरेनियम दिया था। ये सब 6 माइल आइलैंड और चेरनोबिल जैसी नाभिकीय दुर्घटनाओं से पहले की बात है। 1950 और 60 के दशक में कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा विकसित करने की योजना बना रहे थे। शाह के पास दर्जनों नाभिकीय बिजली घर बनाने के प्लान थे। असली समस्या तब शुरू हुई जब ईरानी क्रांति के बाद नया इस्लामवादी शासन प्रोवेस्टन शाह की जगह आया। 1980 के दशक में इस्लामी गणराज्य ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उस समय प्रगति धीमी थी क्योंकि सरकार बदलने की वजह से कुछ ऐसे बाजारों तक पहुंच बंद हो गई थी जो पहले ईरान को यूरेनियम सप्लाई करते थे। 1990 के दशक तक जब खमेनी सत्ता में आए तो एक ज्यादा आक्रामक परमाणु कार्यक्रम तैयार किया गया। उदाहरण के लिए 1993 में चीन ने ईरान को एक फ्यूजन रिएक्टर दिया और रूस के साथ जरूरी तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराने के लिए समझौते किए गए। ईरान ने तब से फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे कई जगहों पर कई परमाणु साइटें विकसित कर ली है। खामनी के नेतृत्व में सरकार लगातार ये कहती आई है कि उसका मकसद सिर्फ एक नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना है, लेकिन ये बात उस देश के लिए मुश्किल से भरोसेमंद लगती है जिसके पास बहुत सारे तेल और ऊर्जा संसाधन हैं और जिसने अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से कड़ी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया है। ईरान ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों को क्यों सहन करेगा जब उसे उन परमाणु बिजली घरों की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, खामनेई का परमाणु कार्यक्रम ईरान की पूरी विदेश नीति, उसकी घरेलू आर्थिक समस्याएं और दुनिया में उसकी सामान्य स्थिति का एक बड़ा निर्धारक रहा है।
ईरान ने लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया है कि ये सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा पैदा करना और देश के वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना। ये लक्ष्य खासतौर पर खामनेई की सरकार का है। उन्होंने एक ज्यादा वैज्ञानिक आधार वाली अर्थव्यवस्था विकसित करने की कोशिश की है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति को बढ़ावा दिया है। तेल और गैस पर खासकर कई तरह की पाबंदियों के बावजूद इंडस्ट्री, जो देश की कुल दौलत का एक बड़ा हिस्सा है, के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था ने खामेनी के सत्ता में आने के 3-7 सालों में काफी तरक्की की है। 1990 के दशक की शुरुआत में जीडीपी की ग्रोथ थोड़े वक्त के लिए सालाना 10% तक पहुंच गई थी। हालांकि इसका एक हिस्सा इराक से युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की वजह से था। 2000 के दशक में कुछ सालों तक जीडीपी ग्रोथ औसतन 7% या 8% के आसपास रही, जो उस वक्त चीन को तेल बेचने से मिली आमदनी की वजह से था, जब चीन अपनी आर्थिक चमत्कार की ओर बढ़ रहा था। ये आर्थिक विकास तेल की दौलत के साथ साथ यहां की बड़ी आबादी के कारण भी हुआ। 90 मिलियन से ज्यादा आबादी वाली ईरान को एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया है और दुनिया के सबसे अमीर 30 देशों की लिस्ट में भी शामिल कर दिया है, ज्यादातर मापदंडों के मुताबिक। लेकिन 2010 के बाद से आर्थिक विकास रुक सा गया है। आधिकारिक तौर पर बेरोजगारी लगभग 10% है और अगर देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया के शीर्ष 100 देशों में नहीं आता, बल्कि अल्जीरिया, इंडोनेशिया, नामीबिया और बोलिविया जैसे देशों के बराबर है। इस कमजोर आर्थिक प्रदर्शन की खास बात यह है कि ये एक ऐसा देश है जिसके पास तेल और गैस के भरपूर संसाधन हैं, जो पूरी तरह से उपयोग किए जा सकते थे। धन और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्रोत बनना। यही वजह है कि खामेनी की सरकार आज देश में खासकर युवाओं के बीच इतनी नापसंद की जाती है। खामेनी की सरकार के खिलाफ नफरत की एक और वजह व्यापक राजनीतिक व्यवस्था और उसका प्रदर्शन भी है। जैसा कि हमने देखा, ईरान में चुनाव होते हैं। ये कई अन्य मध्य पूर्वी देशों से अलग है, जहां लोकतांत्रिक नियमों का कोई नामो निशान तक नहीं होता। हालांकि ईरान में चुनाव बिल्कुल भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते। साफ बात है, देश की धार्मिक और पादरी नेतृत्व के पास उम्मीदवारों को रोकने का अधिकार होता है। इसलिए किसी भी सरकार के विरोधी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलती। फिर भी खमनी के तहत ऐसे राजनेता जो देश के शासन के तरीके पर अलग राय रखते थे, उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1997 में मोहम्मद खातमी का ईरान के 5वें राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जीतना है। उन्हें 2001 में फिर से चुना गया और वे 8 साल तक राष्ट्रपति रहे, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में सुधार युग कहा जाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में, जिसमें देश की आर्थिक और संस्थागत सुधारों के साथ साथ उदारीकरण का प्रस्ताव था, खामेनी ने उसे सत्ता में आने से नहीं रोका। भले ही उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा एजेंसियों व राज्य की सेंसरशिप में ढील देने की बातें हो रही थी, लेकिन 2004 में जब नई चुनाव की तैयारी चल रही थी, खामेनी और गार्डियन काउंसिल ने सुधारवादी उम्मीदवारों की संख्या को काफी सीमित कर दिया कि कौन चुनाव लड़ सके। खटमी को फिर से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा होती है। और भी जरूरी बात यह थी कि उसके सुधार कार्यक्रम को ज्यादा दबा दिया गया और सुधार युग का अंत हो गया। 2005 से खामेनी और धर्म गुरुओं ने देश की राजनीति पर ज्यादा काबू पाना शुरू कर दिया और एक बड़ी रूढ़िवादी प्रतिक्रिया हुई। खतमी के राष्ट्रपति काल के सुधार युग के खिलाफ यह प्रतिक्रिया आंशिक रूप से इस डर की वजह से थी कि अगर ईरानी समाज में उदारीकरण चलता रहा तो भविष्य में खामेनी को हटाया जा सकता है। इस समय उनके शासन के खिलाफ विरोध का सबसे साफ उदाहरण जुलाई 1999 के मध्य में देखने को मिला। तेहरान में तब प्रदर्शन शुरू हुए जब सलेम अखबार को बंद कर दिया गया। 1991 से 1999 तक राजधानी में छपने वाला एक दैनिक अखबार था।
इस अखबार को 7 जुलाई को बंद करने का आदेश मिला, जब उसने सरकार के अंदरूनी कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अगले दिन तेहरान में छात्रों ने इसके बंद होने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन बढ़ गए। पुलिस के साथ झड़पें, दंगे, हिंसा और दर्जनों मौतें हुई। हजारों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए, जो ईरानी क्रांति के 20 साल बाद सरकार के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन थे। 1999 के ये प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। खामनेई का ईरान की राजनीति में ज्यादा कंजर्वेटिव और प्रतिक्रियावादी रुख अपनाना। 10 साल बाद 1999 की गर्मियों में शुरू हुई ग्रीन मूवमेंट फिर से सड़कों पर आई। पहले विरोध के 10 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किया और साथ ही खात्मे के बाद राष्ट्रपति बने महमूद अहमदीनेजाद की फिर से जीत का विरोध भी किया। अहमदीनेजाद ने अपने सुधारवादी प्रतिद्वंद्वी मीर होसेन मौसवी को 63% वोटों से हराया। ये एक आरामदायक जीत थी, लेकिन नतीजे पर सवाल उठे और इसमें कोई शक नहीं कि खामनेई ने चुनाव को गड़बड़ाने का आदेश दिया था। अहमदीनेजाद को फिर से सत्ता में लाने के बाद, जब लाखों ईरानियों ने नतीजों के खिलाफ विरोध किया, खामेनी ने जनता को शांत करने के लिए 10% वोटों की आंशिक पुनर्गणना का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने रिपब्लिकन गार्ड को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने का निर्देश दिया। इंटरनेट को कड़ी सेंसरशिप के तहत रखा गया ताकि चुनाव परिणामों पर चर्चा न हो सके। विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई और विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। 2009 के विरोधों ने ईरान को खामेनी के तहत और भी कठोर तानाशाही की ओर धकेल दिया। राजनीतिक हेरफेर के साथ साथ 2000 के बाद से खामेनी और ज्यादा कंजर्वेटिव और सख्त हो गए हैं। इसलिए निगरानी और जेल में बंद करने का सिस्टम भी बढ़ता गया है। इस्लामिक रिपब्लिक में हमेशा से ऐसे सिक्योरिटी सर्विसेज रही है जो शाह के जमाने में सेवक की जगह लेती थी। खामेनी के सत्ता में आने के थोड़े ही समय बाद 1992 में उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक पुलिस कमांड बनाई। पुलिस कमांड एक बड़ी संस्था है जो सुरक्षा बलों को संभालती है और इसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। 2005 की गर्मियों में, जब खत्तामी की सुधारवादी सरकार थी, एक युग खत्म हो रहा था, खामेनी ने पुलिस कमांड के अंदर एक नया यूनिट बनाने का आदेश दिया। इसे गश्त-ए-इरशाद कहा जाता है, जिसे आमतौर पर मोरालिटी पुलिस यानी नैतिकता पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देश में शरीयत कानून के कुछ नियमों को, खासकर महिलाओं के पहनावे को लेकर लागू करते हैं। गश्त-ए-इरशाद सीधे खामेनी को रिपोर्ट करता है, आम सरकार को नहीं। 2022 में ये यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तब आया जब उन्होंने एक युवा महिला महसा अमीनी की हिरासत में रहते हुए हत्या कर दी, जो एक मामूली उल्लंघन के कारण पकड़ी गई थी। हिजाब कानून पर उसकी मौत ने पूरे ईरान में नए बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। इसने कुख्यात एविन जेल की भूमिका पर भी ध्यान आकर्षित किया, जो कि एक ऐसा स्थान है जहां यातना और मानवाधिकारों का भारी उल्लंघन होता है। ये सब खामेनी की दमनकारी सरकार के जरिया है, जो 1989 में स्थापित हुई थी और खासकर 2000 के दशक के मध्य से और भी खराब हो गई है। खामेनी की सरकार ने निश्चित ही विपक्ष को दबाने में क्रूरता दिखाई है और अपने आम तानाशाही रवैये में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी ये भी कहा जाना चाहिए कि उनके तरीके प्रभावी रहे हैं। एकदम व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो कई दशकों तक इस शासन और आयतुल्लाह को सत्ता में बनाए रखने के लिए इससे साफ और कोई उदाहरण नहीं हो सकता 2011 और 2012 के घटनाक्रम से। दिसंबर 2010 में, जिसे बाद में अरब स्प्रिंग कहा गया, ट्यूनीशिया में शुरू हुआ। वहां एक नौजवान मोहम्मद बुआजिजी ने सरकार की भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ अपने आप को आग लगा ली। ये विरोध मार्च 2011 की बसंत में मगरेब और मध्य पूर्व के कई इलाकों में फैल गया। अरब स्प्रिंग के चलते ट्यूनीशिया और लीबिया में सरकारें गिर गई और मिस्र में भी,
जिससे सीरिया में लंबे समय तक चली गृह युद्ध शुरू हो गई। कई अन्य पड़ोसी देशों में भी प्रदर्शन हुए और ईरान भी इससे अलग नहीं था। 14 फरवरी 2011 को गुस्से का दिन कहा गया, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी तेहरान की सड़कों पर इकट्ठा हुए और आयतुल्लाह की सरकार की कंजर्वेटिव सोच के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसी तरह मिस्र की क्रांति 2011 में शुरू हुई, जब 25 जनवरी से काहिरा के तहरीर स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए, जिसके बाद मिस्र के शासक होस्नी मुबारक का पतन हुआ। खमेनी को यह बात पक्की थी कि तेहरान में हो रहे प्रदर्शन को बढ़ने नहीं दिया गया और विपक्ष को दबाने के लिए गार्ड कॉर्प्स और दूसरी यूनिट्स भेजी गई। लेबनान से हिजबुल्लाह की इकाइयों तक शामिल हुई। ऐसे में मार्च 2011 तक देश भर में प्रदर्शन बीच बीच में जारी रहे और फरवरी 2012 में इसकी सालगिरह पर आंदोलन को फिर से जीवित करने की कोशिश हुई। लेकिन खमनी के शासन में ईरान में अरबी वसंत कभी पनपने नहीं दिया गया। ईरान की घरेलू स्थिरता और नियंत्रण की जरूरत आंशिक रूप से उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का नतीजा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस शासन को अपनी सीमा के बाहर से विरोध का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी हमेशा से दुश्मन रहे हैं, खासकर उस होस्टेज संकट के बाद जो ईरानी क्रांति के तुरंत बाद हुआ था, जबकि ईरान ने खुद को मध्य पूर्व में इजराइल का मुख्य विरोधी बताया है। इतना कहने के बाद भी खामनी की विदेश नीति में एक तरह का पहले और बाद का फर्क है, जो उनके घरेलू मामलों के नजरिए जैसा ही है। 2000 के मध्य से पहले हालात थोड़े संतुलित थे। उस वक्त ईरान को पहली गल्फ युद्ध के दौरान इराक के साथ अपनी स्थिति का एहसास था। फिर 2000 के दशक में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर 2001 और 2003 में हमला किया और कब्जा किया, तब यह क्षेत्रीय घटनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील था। खामेनी ने 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हुए हमलों की निंदा की, जिनके बाद ये युद्ध शुरू हुए। हालांकि वो बाद में अमेरिका द्वारा छेड़े गए युद्धों की आलोचना करते रहे। उनके शासन में कई लोगों को डर था कि अगर अमेरिका सफल हो गया तो इराक के बाद ईरान में भी शासन परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अमेरिका अफगानिस्तान और इराक दोनों में महंगे विद्रोही युद्धों में फंस गया और अंत में दोनों युद्धों को हार गया, महंगे नुकसान में। जबकि बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद के दौरान ईरान और अमेरिका के रिश्ते थोड़े बेहतर हुए, खामनेई और ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल के खिलाफ छुपा हुआ युद्ध जारी रखा, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का एक अहम सहयोगी है। हिजबुल्लाह और इजराइल ने 2006 की गर्मियों में 5 हफ्तों तक एक छोटा लेकिन विनाशकारी युद्ध लड़ा, जिसमें हजारों ईरानी मिसाइलें इजरायली इलाकों पर दागी गई। हमास और इजराइल ने 2008 से 2021 तक 4 अलग अलग युद्ध लड़े। एक और मध्य पूर्वी इलाके में बड़ी तबाही। 2014 में देश ने खमीनी और उसकी सरकार के लिए अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को और भी बढ़ाने का मौका दिया। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में यमन 1990 में ही एकजुट हुआ था। इससे पहले 20वीं सदी भर यमन 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, जिसमें से एक हिस्सा 1839 से 1963 तक ब्रिटिश कॉलोनी था, जो रेड सी के मुंह की रक्षा के लिए एक रणनीतिक जगह पर था। नए एकजुट यमन में जातीय और जनजातीय मतभेदों की वजह से समस्याएं उभरी। ये समस्याएं 2014 में तब चरम पर पहुंच गई जब लंबे समय से चल रही यमन गृह युद्ध शुरू हुआ। युद्ध पूर्व की लड़ाइयां इसी दौरान हुई, स्थापित सरकार और ताकतवर हूती समूह के बीच। ये हूती एक शिया मुस्लिम समूह है जिसे ईरान के खामेनी सरकार का समर्थन मिला हुआ है। इसके विपरीत स्थापित सरकार के कुछ हिस्से जो सऊदी अरब की सीमा पार भाग गए थे, उन्हें रियाद और कई पश्चिमी शक्तियों का समर्थन मिला। सच कहें तो ईरान 2009 से ही हूतियों को हथियार और अन्य सामग्री भेजकर समर्थन दे रहा था। यह कहा जा सकता है कि अगर ईरानी समर्थन न होता तो यमन गृह युद्ध शायद शुरू नहीं होता। 2014 से वहां युद्ध जारी है। ये शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब के बीच
एक दावेदारी युद्ध के रूप में काम कर रहा है। ये दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापक भूराजनीतिक शीत युद्ध का हिस्सा है, क्योंकि दोनों क्षेत्र में सबसे बड़े मुस्लिम ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2024 और 2025 में दोनों देशों के बीच तनाव में कुछ कमी आई है, खासकर जब इजरायल और ईरान के प्रतिनिधि गाजा और लेबनान में, और यहां तक कि ईरान खुद के साथ युद्ध छिड़ा है। इस बीच हूथी लड़ाई में आमतौर पर यमन में बेहतर स्थिति में रहे हैं और पूरी लड़ाई के दौरान राजधानी सना पर उनका नियंत्रण रहा है। उनका ये नियंत्रण भौगोलिक रूप से रणनीतिक क्षेत्र होने की वजह से ईरान को हाल के समय में रेड सी में शिपिंग को धमकी देने और इसके साथ साथ स्वेज नहर को प्रभावित करने का मौका मिला है। यमन गृहयुद्ध ईरान के खामेनी के तहत अपने बाकी मध्य पूर्वी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर एक बड़ा सवाल उठाता है। एक शिया देश होने के नाते इस्लामिक रिपब्लिक स्वाभाविक रूप से कई पड़ोसियों के खिलाफ रहा है, जहां ज्यादातर मुस्लिम देश सुन्नी मुस्लिम हैं। इसके अलावा जबकि मध्य पूर्व के अधिकांश देश मुख्य रूप से अरब जातीयता वाले माने जाते हैं, ईरान में प्रमुख जातीय समूह अलग है। ईरानियों की पहचान फारसी लोग हैं, हालांकि कुर्द और बलूच जैसे समूह भी यहां की बड़ी अल्पसंख्यक आबादी बनाते हैं। ईरानी फारसी भाषा बोलते हैं, जबकि अधिकांश मध्य पूर्वी देशों की आधिकारिक भाषा अरबी है। ईरान का मध्य पूर्व में इस अलगाव की वजह खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद बनाई गई नीतियां नहीं है, बल्कि ये इतिहास में गहराई से जुड़ी पुरानी भिन्नताएं हैं जो मध्यकालीन युग से चली आ रही है। लेकिन खामेनेई ने भी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोई खास कोशिश नहीं की है। उदाहरण के तौर पर ईरान ने अपने उत्तरी पड़ोसी अजरबैजान से उसकी पश्चिमी दुनिया के साथ करीबी रिश्तों को लेकर झगड़ा किया है। खामेनी ने हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिशों की कड़ी निंदा की है और उसकी बहुत ज्यादा पश्चिमी उदार शैली की समाज व्यवस्था को भी। इसके अलावा वर्षों से हूथी द्वारा यूएई पर कई हमले भी हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान को फारस की खाड़ी में अपने सबसे करीब के पड़ोसियों के साथ सामान्य तौर पर अच्छे रिश्ते बनाए रखना पसंद है। इनमें कतर शामिल है, जिसके साथ वो साउथ पार्स गैस क्षेत्र का नियंत्रण साझा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है, और ओमान। हालांकि इराक परंपरागत रूप से ईरान का क्षेत्रीय कट्टर दुश्मन रहा है, पर अमेरिका के वहां से जाने के बाद वहां की शिया बहुलता ने अपनी आवाज बनाई है और इराक अब एक तरह का क्षेत्रीय साथी बन गया है। इसके अलावा मध्य पूर्व और मध्य एशिया में ज्यादा मित्रों की कमी को पूरा करने के लिए खामेनी ने रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ खास रिश्ते बनाए हैं। ईरान अभी भी ओपेक का सदस्य है, जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाला पेट्रोलियम समूह है, और इसका केंद्रीय एशिया के कई पूर्व सोवियत देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ईरान उतना अलग थलग नहीं है जितना पश्चिमी मीडिया अक्सर दिखाता है। अगर कभी ईरान को अलग थलग और पराया देश बताने की प्रवृत्ति रही है, तो वो निश्चित रूप से दशकों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों का नतीजा है। इन प्रतिबंधों ने उसे अन्य देशों के साथ आजादी से व्यापार करने से रोका है, खासकर तेल बेचने में, जो उसकी अर्थव्यवस्था की नींव है। ईरान के खिलाफ पहले प्रतिबंध नवंबर 1979 में लगाए गए थे। उस साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान बंदी संकट के जवाब में उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के दर्जनों लोग बंधक बना लिए गए थे। ये प्रतिबंध 1981 में तब हटाए गए जब बंदी संकट खत्म हुआ। हालांकि 1987 में ये फिर से लगाए गए, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था। हालांकि इसके पीछे और भी जटिल कारण थे। खामेनी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों की कड़ाई बढ़ाई गई है, या इसे इस बात पर कम या ज्यादा किया गया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सहयोग कर रहा है या नहीं।
ये प्रतिबंध ईरानी शासन द्वारा यूरेनियम समृद्ध करने के आरोपों के बाद भी लगाए गए हैं, जिसका अंतिम मकसद ईरान को परमाणु हथियार वाला देश बनाना था। इनमें से कई प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र ने लगाए हैं। 2015 में जब खामेनी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार के साथ संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को मंजूरी दी, तो ये प्रतिबंध काफी हद तक कम कर दिए गए थे। लेकिन 3 साल बाद ओबामा के उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर अमेरिका को इससे अलग कर लिया। ये समझौता है। पश्चिमी प्रतिबंधों का मुद्दा खमनेई के शासन के दौरान ईरानी राजनीति में एक बड़ा कारक रहा है और 1979 से तेल की वैश्विक राजनीति में भी। प्रतिबंधों और ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद खमनेई के तहत देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 2024 तक काफी मजबूत लग रही थी। उसके हूथी प्रॉक्सी यमन में गृहयुद्ध जीत रहे थे। उसका प्रभाव इराक में बढ़ रहा था। उसने हिजबुल्लाह और हमास के रूप में प्रॉक्सी बनाए रखे थे, जो मूल रूप से दक्षिण को नियंत्रित करते थे, लेबनान और गाजा पट्टी। साथ ही ये चीन और रूस के साथ भी काफी करीब होते जा रहा था। खासकर रूस को तेहरान बड़ी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा था, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर सके। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में कई जगहों पर हमला किया, करीब 1200 लोगों को मार डाला, 251 लोगों को बंधक बना लिया और गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में कई जघन्य घटनाएं की। इसके बाद का जवाब सबके सामने है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसने वहां की ज्यादातर जगह तबाह कर दी। एन्क्लेव। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए और हूथी लोग लाल सागर में शिपिंग को बाधित करने लगे। इसके बाद हुए झड़पों में ईरान के प्रॉक्सी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। हूथी लोगों पर अमेरिका ने भारी बमबारी की। हमास काफी कमजोर हो गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह को भी दक्षिण लेबनान में उसकी नेतृत्व टीम और सैन्य क्षमताओं पर हुए हमलों से बड़ा झटका लगा। पहला हमला हिजबुल्लाह के हजारों सदस्यों पर एक असाधारण समन्वित हमला था, अपने वॉकी टॉकी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, जिन्हें इजराइल ने पकड़ लिया था और उनमें बम लगा दिए थे। दूसरा इजरायली हमला बेरूत और लेबनान के बाकी हिस्सों पर चलाए गए बमबारी अभियान की एक कड़ी था। अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2024 में ईरान और इजराइल ने मध्य पूर्व में सीधे मिसाइल हमले करना शुरू कर दिया। फिर 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और देश के परमाणु और सैन्य ढांचे पर एक साथ कई हमले किए। ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी, राजनेता और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। सटीक हमलों में खामेनेई छुप गए और अगर उन्हें भी हत्या कर दिया गया तो उत्तराधिकार के बारे में जानकारी दी। कुछ दिन बाद अमेरिका ने भी ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की। साफ है कि दोनों, इजराइल और ईरान, खामेनेई और उनके शासन को अंदर से गिराने के पक्ष में है। 2024 की शुरुआत में ईरान काफी मजबूत लग रहा था और पश्चिमी हितों के लिए खतरा था, लेकिन खामेनेई की जिंदगी भर की कोशिशों के बावजूद, जो उन्होंने इसे एक क्षेत्रीय सैन्य ताकत बनाने में लगाई, ईरान असल में एक दिखावा निकला। इजराइल और अमेरिका की बेहतरीन सैन्य ताकतों का सामना करने में असमर्थ अली खमनेई आज दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक है। जब वे 1989 में ईरान की इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता बने थे, तब अभी ठंडी जंग जारी थी। उनके देश के उत्तर में यूएसआर मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखता था और मध्य पूर्व अभी भी दुनिया का एक अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ इलाका था, जो अब धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल कर रहा था। तेल का बड़ा भंडार। उस वक्त लगभग हर मुस्लिम देश क्षेत्र में किसी न किसी हद तक इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ था। आज मध्य पूर्व का नजारा बिल्कुल अलग है। खाम की जिंदगी में और भी बड़े बदलाव आए। जब वो पैदा हुए थे,
देश पहले शाह के शासन में था और शायद उस वक्त ये क्षेत्र का सबसे सेक्युलर देश था, जो स्वतंत्र और गैर पश्चिमी शासन में था। उनकी जिंदगी पर ईरानी क्रांति का गहरा असर पड़ा, जो 1970 के अंत में फूटी और जिसे उनके पुराने गुरु आयतुल्लाह खोमैनी ने नेतृत्व दिया। अली 1989 में थोड़े किस्मत से उसने अपना उत्तराधिकारी बनने में कामयाबी पाई। 1981 की गर्मियों में एक राष्ट्रपति का महाभियोग हुआ। फिर दूसरा राष्ट्रपति नौकरी पर आने के 29 दिन बाद ही हत्या कर दिया गया, जिससे खामेनी को 1981 के अंत में ईरान का तीसरा राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उसने अपनी इस पद का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह किया और 1989 में आयतुल्लाह खोमेनी के उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रीम लीडर बना। इस पद पर उसने ईरान को एक धार्मिक राज्य के रूप में नेतृत्व किया, जिसका मुख्य मकसद इजराइल का विरोध करना था। कई सालों तक ऐसा लगता रहा कि यह रणनीति काम कर रही है। ईरान ने एक शक्तिशाली प्रॉक्सी तैयार की, इलाके में नेटवर्क बना लिया था और चीन और रूस के साथ मजबूत गठजोड़ कर लिया था। लेकिन 2024 और 2025 की घटनाओं ने दिखा दिया कि उसका शासन कितना खोखला था। खमनेई का प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरह से इजरायली और अमेरिकी हमलों से 2025 की गर्मियों में तबाह हो गया। कई लोग कहेंगे कि ये हमले एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता पर बिना कानूनी वजह के हमला है, लेकिन आम ईरानियों की नजर में असली मुद्दा ये होना चाहिए कि देश दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य पाबंदियों के चलते कितनी मुश्किलों से जूझ रहा है। खामेनी का शासन लगभग बेकार ही रहा है। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़े आयतुल्लाह शायद मर जाएंगे। असली सवाल यह है कि उसके बाद ईरान का क्या होगा? क्या ईरान उसी कंजर्वेटिव, सख्त धार्मिक रास्ते पर चलता रहेगा जो आज है, या वो सुधारवादी आंदोलन जो खामेनी ने 2000 के दशक में खत्म कर दिया था, फिर से उभरेगा और एक ज्यादा खुला खुलासा ईरान बनाएगा? तुम्हारा आयतुल्लाह अली खामेनी के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनका शासन ईरान के लिए एक बड़ी बर्बादी रहा है, जिसने सत्तावादी दमन और कड़ी आर्थिक पाबंदियों को जन्म दिया, क्योंकि ये शासन अपनी मंसूबों पर आगे बढ़ रहा है? इजराइल और पश्चिम के खिलाफ कभी खत्म न होने वाली लड़ाई है? या फिर क्या ईरान के पास अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनके शासनकाल में किए गए बर्ताव को लेकर सही शिकायतें हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और तब तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हर जिंदगी अपने अंदर एक कहानी छुपाए होती है और हम लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां। अगर आप जानना चाहते हैं अगली कहानी किसकी होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाइव्स डॉक्यूमेंटेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर जिंदगी दस्तावेज बन